क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पब्लिक नॉइसेंस एंड इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है और ओवर प्राइजिंग और होर्डिंग से रिलेटेड है। तो ये वही चैप्टर है जिसके लिए समझ लें कि डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या स्टडी किया था। तो प्रीवियसली हमने जो था वो अरेस्ट के बारे में स्टडी किया था, तो अरेस्ट में जो था वो चैप्टर 6 था। तो अरेस्ट में बेसिकली 3 मेजर चीज़ें जो थी वो हमने डिस्कस की थी। उसमें सबसे पहले था कंडीशंस ऑफ अरेस्ट था, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट था और उसके बाद जो था वो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट था कि मतलब अरेस्ट करने के बाद उसका आगे प्रोसीजर क्या होगा, किसको रिपोर्ट करना होगा, कैसे उसको जो है वो हियरिंग ऑफिसर के सामने पेश करना होगा। तो आज का जो चैप्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारे पास चैप्टर 7 है पब्लिक न्यूइसेंस एंड इंक्रोचमेंट के बारे में। उसमें जो हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 34 है, वो है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस, ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास सबसे फर्स्ट सेक्शन है वो है एनी पर्सन अग्रीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by public nuisance or who perceive that he may be aggrieved in the near future may submit a complaint। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शख्स जिसको किसी वजह से परेशानी हो रही है, उससे डायरेक्ट वो किसी चीज़ की वजह से मुतासिर हो रहा है या किसी चीज़ के इफ़ेक्ट्स की वजह से वो फ्यूचर में मुतासिर हो सकता है, ठीक है? तो वो जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर या हियरिंग ऑफिसर या बोर्ड को जो है वो डायरेक्ट जो है वो अथॉरिटी को अपनी शिकायत दे सकता है पब्लिक न्यूइसेंस से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है एनी डिपार्टमेंट विसल ब्लोअर एनी एम्प्लॉय में आल्सो रिपोर्ट पब्लिक न्यूइसेंस टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हियरिंग ऑफिसर और बोर्ड और अथॉरिटी, ठीक है? तो कोई भी महकमा विसल ब्लोअर जैसे हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, कोई भी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से अबव हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सेक्शंस में क्लियरली लिखा है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड और अथॉरिटी। तो यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है मेंशन, ठीक है? तो उनको जो है अगर मतलब डिपार्टमेंट कोई अदर डिपार्टमेंट जैसे पुलिस कोई कंप्लेन कर देती है या कोई और अदर डिपार्टमेंट जो है वो भी किसी पब्लिक न्यूइसेंस की कंप्लेन करता है, तो वो भी आप कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो ये था हमारा प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस, ठीक है? उसके बाद एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जैसे ही आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि पब्लिक न्यूइसेंस हो रही है या फ्यूचर में होने जा रही है, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिली है, ठीक है? तो अब कंप्लेन तो आपके पास आ गई, एप्लीकेशन आ गई, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 35 आ जाता है एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर में जो हमारे पास सबसे पहले है कि शिकायत जैसे ही आपको मिलेगी, ठीक है, तो जो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस पर वहाँ पर जाएगा, ठीक है, और उस जगह का मुआयना करेगा, दोनों पार्टीज़ को सुनेगा जिन्होंने एक तो एप्लीकेशन दी है और जिनके बारे में दी गई है उनसे भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही लिखा है ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन और इंफॉर्मेशन अंडर द सेक्शन 34 द इन्फोर्समेंट ऑफिसर on his own or on the directions of competent authority shall visit the site, inspect it and take the stance of the concerned person, ठीक है? तो वो जो है वो मतलब वहाँ पे पहुंचा, उसने इन्वेस्टिगेट किया क्या वाकई ऐसा कोई मामला होने जा रहा है, हो रहा है, दोनों पार्टीज के उसने कंसर्न्स को सुना और उस पे उसने देन कोई डिसीजन लेना है, ठीक है? जी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें यही है कि अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को यकीन आ जाए कि वाक़ई पब्लिक न्यूइसेंस तो हो रही है, कोई अवामी परेशानी बन रही है या मसला बन सकता है, तो वो क्या करेगा, वो ईपीओ इश्यू करेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिटेशन ऑर्डर, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? तो आप इसका सेक्शन भी मस्ट याद कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है कि ईपीओ इशू हो गया, अब नेक्स्ट क्या होगा? द ईपीओ शैल कंटेन ब्रीफ डिटेल्स ऑफ पब्लिक नुइसेंस, रीजंस, डायरेक्शंस और रिमूवल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड मैनर, ठीक है? तो जो ईपीओ है उसमें उसकी डिटेल्स होंगी, वजूहात होंगी और उसको ख़त्म करने का तरीका बताया होगा और ये भी वार्निंग दी होगी साथ में कि अगर आप इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको क्या सज़ा या क्या जुर्माना पे करना पड़ सकता है, ठीक है?
अब ईपीओ इशू हो गया, ठीक है। अब ईपीओ इशू होने के बाद जिस पार्टी को ईपीओ इशू हुआ है उसके पास क्या ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 35 जो है और सेक्शन 35(4) जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है, द ऑफेंडर शैल आइदर कंप्लाई विद द ईपीओ और फाइल अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर विद इन 15 डेज, ठीक है। तो मुलजिम जो है वो ईपीओ, जब उसको इमरजेंसी पोहैबिटेशन ऑर्डर जो है वो वसूल हो जाएगा, उसके 15 दिन के अंदर वो हियरिंग ऑफिसर के सामने जो है वो दरख्वास्त दे सकता है कि आया ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इन्होंने मुझे गलत ईपीओ इशू किया है, मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था। तो हियरिंग ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन पे कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि आया जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब की कार्रवाई थी वो ठीक थी या गलत थी, या ये बंदा सच बोल रहा है या इन्फोर्समेंट ऑफिसर सच बोल रहा है। तो वो जो है वो ईपीओ के बाद का प्रोसेस होगा, ठीक है। और अगर आपको पता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, कि अगर हियरिंग ऑफिसर का डिसीजन यही होता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने जो है वो सही इन्वेस्टिगेट किया और इनको सही गाइड किया है, तो वो क्या करेंगे कि, और वो जो बंदा है वो बाज नहीं आ रहा और उसने जो है वो हियरिंग ऑफिसर के ऑर्डर के बावजूद भी उस काम को ख़त्म नहीं किया, तो जो है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ईपीओ। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इन्फोर्समेंट ऑफ ईपीओ, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ ईपीओ में क्या अब आएगा कि ईपीओ को अब आपने इन्फोर्स कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इन्फोर्समेंट ऑफ ईपीओ। तो आपने जो है वो ईपीओ को इन्फोर्स कैसे करना है, रिमूव और कॉज रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइसेंस यूजिंग रीजनेबल मीन्स एंड फोर्स, ठीक है। तो आपने जो, अगर ताकत का भी यूज़ करना पड़े तो उसको करके जो आपने पब्लिक नॉइसेंस है उसको रिमूव करना है, ठीक है। इम्पोज एंड रिकवर फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। आपने जुर्माने आयद भी करने हैं और उनको वसूल भी करना है, ठीक है। उसके बाद कन्फिस्केट आर्टिकल्स और गुड्स एंड डिस्पोज देम एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है। तो आपने सामान जो है वो जब्त भी करना है, उसे इन्फोर्समेंट स्टेशन में भी जमा करना है, और उसकी जो नकल है, उसकी जो रसीद है, उसका मेमो है, वो बना के जो है वो आपने जिस भी पर्सन की रेडी उठाई है फॉर एग्जांपल, या जिसकी दुकान से उसका सामान उठाया है, तो वो, या किसी ने होर्डिंग की हुई थी तो उसका आपने गोदाम से सामान उठाया, तो उनको उसकी रसीद देना लाजमी है। सील द प्रीमिसेस, अहाते को, किसी की शॉप को या किसी भी जगह को, गोदाम को जब आप सील करना है तो वो करना है आपने। अरेस्ट द ऑफेंडर इन केस ऑफ डिफॉल्ट और फाइन, ठीक है। रिपीटेड ऑफेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है। जुर्माने अदा करवाने हैं आपने, बार बार जो जुर्म करता है सरकारी फ़राइज़ में जो रुकावट डाले उसको भी गिरफ्तार करना है, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है वो ड्यूटीज़ में आएगा। उसके बाद सबमिट कंप्लेंट टू द एसडीओ एंड रजिस्टर्ड एफआईआर, ठीक है। तो जो है वो एसडीओ साहब को भी आपने रिपोर्ट करना है और एफआईआर्स को भी रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट रिपोर्ट टू टू एसडीओ और डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फोर्समेंट कॉस्ट बाय द हियरिंग ऑफिसर। तो एसडीओ साहब को आपने रिपोर्ट करना है और जो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है वो हियरिंग ऑफिसर को उसका भी बताना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है सेक्शन 35(6) है, hearing officer may dispose confiscated articles, decide fate of sealed premises and determine cost of enforcement. hearing officer जो हैं वो, मतलब जो चीज़ें सामान आपने पकड़ा है या जो जगह आपने सील किया और उस उन पे जो अखराजात आए हैं उनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी जो है वो हेयरिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर एंड रिकवरेबल एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो जो इन चीज़ों को, इन कामों को करने पे खर्चा आया, इन्फोर्समेंट का खर्चा आया है, मतलब आप स्टेट मशीनरी लेके गए हैं, एम्प्लॉयज़ लेके गए हैं, वहाँ पे लेबर लगी है किसी शॉप को वहाँ पे हटाने में जो इल्लीगल बनी थी, तो उसके जितने भी अखराजात आए हैं वो जो है वो मुलजिम पे करेगा जिसने वहाँ पे इल्लीगली कब्ज़ा किया हुआ था। और अगर मुलजिम के पास नहीं है तो इससे इससे ही वसूल किए जाएंगे, जैसे एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे ज़मीन के बकाया जात रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपकी कोई अगर आपके अपने नाम पे अदर प्रॉपर्टी उसको भी सील, वो जो है वो नीलाम किया जा सकता है। तो और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है, इफ ऑक्शन प्रोसीड्स आर इनसुफिशिएंट, ठीक है। अगर जो है वो नीलामी के बाद भी जो है वो आपके बकायाजात बचते हैं तो वो उनको एज अ लैंड एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा। और अगर नीलाम होने के बाद
जो है वो आपका फ़ाइन कम था और चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, तो जो अमाउंट ऊपर बनेगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो फ़ाइन थे वो बन रहे थे 3 लाख रुपए, चीज़ आपकी जो नीलाम करके उसकी कॉस्ट बनी 5 लाख रुपए, तो 2 लाख आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो इसमें 35(9) है, लास्ट इसका सब सेक्शन है, ठीक है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शंस टेकन टू द सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो जो डेली की रिपोर्ट है और मतलब लोगों की कंप्लेंट्स हैं, अवाम की कंप्लेंट्स हैं उनके, और जो वो डेली वर्किंग कर रहे होंगे उसकी जो रिपोर्ट है उन्होंने सब डिविजनल ऑफिसर जो हैं उनको, एसडीओ साहब हैं उनको डेली बेसिस पे देनी है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 36, एक्शन बाय द हियरिंग ऑफिसर। तो on the receipt of representation by the offender or complaint, the hearing officer shall issue notice to all concerned and conduct hearing। ठीक है? तो अब जो शिकायत हेयरिंग ऑफिसर साहब को वसूल होगी उसकी बेस पे वो क्या करेंगे, ईपीओ इशू हो गया, इशू के बाद जो है जिस पार्टी को इशू हुआ उसने जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को एक दरख्वास्त कर दी। अब हेयरिंग ऑफिसर के पास जब वो दरख्वास्त आ गई है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, दोनों पार्टीज़ को बुला लिया, अब उन्होंने उनकी समाअत करनी है, उनको सुनना है कि आया हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई क्या है और क्या चल रहा है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, द हियरिंग ऑफिसर में कैंसल, मॉडिफाई और कन्वर्ट द ईपीओ इनटू द एब्सोल्यूट ऑर्डर, ठीक है? तो हियरिंग ऑफिसर साहब के पास जो है वो बहुत राइट्स हैं, वो ईपीओ को कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हाँ इसमें ये चेंजिंग भी होने वाली है, वो उसको वो करके या मतलब वो उनके पास उन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? ईपीओ को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और या एब्सोल्यूट ऑर्डर में भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द एब्सोल्यूट ऑर्डर शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस रीजंस, डायरेक्शंस और रिमूवल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड मैनर एंड फर्दर पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है? तो उसके अंदर अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू हो गया है और अवाम, मतलब उसमें डिटेल में लिख दिया गया है कि अवामी परेशानियाँ क्या हो रही हैं, वजूहत क्या हैं, और इसको मुकर्रर तरीके के मुताबिक, टाइम के मुताबिक कैसे ख़त्म करना है, हुक्म इशू हो गया है, एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी वो बंदा जो है वो उस पर अमल नहीं करता, तो फिर जो है वो एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ क्या क्या होंगी और सज़ा जो है वो भी बढ़ सकती है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, इफ़ पब्लिक न्यूसेंस इज़ नॉट रिमूव्ड आफ्टर एक्सपायरी और टाइम, ठीक है, द हियरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट द एसडीओ टू इन्फोर्स द एब्सोल्यूट ऑर्डर थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो है वो अवामी मसला हल नहीं होता, इन्फोर्समेंट मतलब वो जो पब्लिक न्यूसेंस है वो रिमूव नहीं होती, तो हियरिंग ऑफिसर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो एसडीओ साहब को डायरेक्शंस देंगे कि वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू इस पर अमल करें, इस एब्सोल्यूट ऑर्डर को जो है वो फुलफ़िल करें। जी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इन्फोर्समेंट ऑफ एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो अगर अभी तक आपने थोड़ा-सा इसको ध्यान से वीडियो को देखा है या समझा है, तो आप इसकी हायरार्की को समझ चुके होंगे। सबसे पहले हमने इसमें जो था ऊपर वो देखा था एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है? और उसके बाद जो एक्शन इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ले लिया और उसके बाद उसने क्या किया, इन्फोर्समेंट ऑफ ईपीओ, ईपीओ को इन्फोर्स किया। उसके बाद अब हमने क्या देखा है, एक्शन बाय हियरिंग ऑफिसर, ठीक है? तो हियरिंग ऑफिसर ने एक्शन ले लिया। अब हियरिंग ऑफिसर क्या इशू करता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू करता है। तो यहाँ पे अब जो हम 36(5) को रीड आउट करेंगे तो इसमें वो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक्शन हियरिंग ऑफिसर ने ले लिया, अब वो क्या करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफ एब्सोल्यूट ऑर्डर करवाएगा, ठीक है? तो ये हायरार्की है, टोटली हायरार्की के साथ हमारा ये लॉ चल रहा है। आप इसको थोड़ा-सा बस ध्यान से समझें और देखें, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफ एब्सोल्यूट ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, रिमूव और कॉज रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस यूजिंग रीजनेबल मीन्स एंड फोर्स, ठीक है? तो मुनासिब तरीका कार को देखते हुए, मुनासिब ताकत का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करवाएंगे, ठीक है? उसके बाद रिकवर फाइन इम्पोज बाय द हियरिंग ऑफिसर, इन हियरिंग ऑफिसर की जानब से जो भी फाइन वगैरह बताया गया उसको रिकवर करवाना है, ठीक है? उसके बाद कन्फिस्केट आर्टिकल्स और गुड्स एंड डिस्पोज इट एट इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है? उस जो भी सामान वगैरह आप ज़ब्त करेंगे उसको जो है वो मतलब इन्फोर्समेंट स्टेशन में आपने जमा करवाना है। सील द प्रीमिसेस,
यही सारी चीज़ें हमने जो थी वो इन जो था एक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ईपीओ के अंदर देखी थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो है अरेस्ट ऑफेंडर्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, रिपीटेड ऑफेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी। अगर वो जुर्माना जो है वो पे नहीं करता, या जो है वो बार बार एक जुर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब वो जिसे कह सकते हैं कि रिपीटेड ऑफेंस है, ठीक है, या जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आदि मुजरिम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी अरेस्ट कर सकते हैं। सबमिट कंप्लेंट्स एंड गेट एफआईआर रजिस्टर्ड, जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। सबमिट रिपोर्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फोर्समेंट कॉस्ट बाय हेयरिंग ऑफिसर, नफाजी अखराजात का तयन जो है वो हेयरिंग ऑफिसर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, हेयरिंग ऑफिसर में डिस्पोज कन्फिस्केटेड आइटम्स, डिसाइड फेट ऑफ सील्ड प्रेमिसेस एंड डिटरमिन इन्फोर्समेंट कोस्ट। सेम वही जो ऊपर हमने रीड आउट किया था कि हेयरिंग ऑफिसर जो है वो जो जब्तशुदा चीज़ें हैं, सील प्रेमिसेस हैं और इन्फोर्समेंट कोस्ट का जो तयन है वो हेयरिंग ऑफिसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन्फोर्समेंट कोस्ट शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर एंड रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू थ्रू द ऑक्शन। तो जो भी चीज़ें होंगी उनको ऑक्शन किया जाएगा, और जो जुर्माने अगर वो पे नहीं करता तो उनको एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ऑक्शन प्रोसीड्स आर इनसफिशिएंट बैलेंस रिकवरेबल एज एरियर्स, ठीक है, एक्सीड शैल बी रिटर्न टू द ऑफेंडर। तो अगर जो चीज़ों को नीलाम करने के बाद सेम वही चीज़ है जैसे हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर में पढ़ा था, वैसे ही है कि अगर चीज़ों को अगेन नीलाम करते हैं, ठीक है, तो अगर वो जुर्माना की कॉस्ट पूरी नहीं होती तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेल किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, और उसकी जो रिकवरी है वहाँ से की जाएगी। और अगर चीज़ों को नीलाम करने से जो प्राइस एक्सीड कर जाती है तो वो उसको जो ऊपर वाली प्राइस है वो उसको रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन 37 है, प्रोहिबिटेशन टू इंक्रोचमेंट, ठीक है। नो पर्सन शेल मेक एनी मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट प्रॉपर्टी। तो कोई भी शख्स जो है, कोई भी पर्सन है, उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो स्टेट की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मूवेबल या और इमूवेबल जो है वो इंक्रोचमेंट करे, ठीक है। मूवेबल से मुराद के वो रेडी वगैरह लगा लेता है, ठीक है, जिसको वो मूव कर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसे वो मूव कर सकता है। और रिमूवेबल से मुराद अगर वो स्टेट की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे वो इलीगली जो है वो दुकान बना के बैठा हुआ है, और सालों से बैठा हुआ है और किसी को पता नहीं लगने दिया उसने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। तो इससे ऊपर जैसे हमने सेक्शन 37 देखा है, प्रोहिबिटेशन ऑफ इंक्रोचमेंट, तो उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि इंक्रोचमेंट तो अलाउड नहीं है, लेकिन अब अगर किसी ने कर दी तो प्रोसीजर फॉर रिमूवल क्या होगा, ठीक है। तो उस इंक्रोचमेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा। ऑन इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल सर्व नोटिस, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करेगा, अगर तो इंक्रोचमेंट हुई है तो वो क्या करेगा, नोटिस इशू कर देगा, ठीक है। और नोटिस इशू करने के बाद जो है वो एक टाइम लिमिट मिलेगी जिसमें उस नोटिस पर जो है वो अमल दरामद करना होगा, ठीक है, उस जगह को खाली करना होगा, ठीक है। और ये मूवेबल इंक्रोचमेंट के लिए है, मतलब अगर किसी ने रेहड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, मार्केट का रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोटिस भी सर्व हो गया, ठीक है, नोटिस इशू कर दिया, एक्शन आफ्टर एक्सपायरी। अब अगर नोटिस इशू होने के बाद, वार्निंग करने के बाद, अगर वो फिर से उस पर प्रोसेस नहीं होता, इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं होती, तो एक्शन फिर क्या क्या लिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो है वो रिमूव और कॉज रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट यूजिंग रीजनेबल फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको हटाया जाएगा। इम्पोज फाइन किया जाएगा, ठीक है। एक्ट और शेड्यूल लॉज के अंदर जो फाइन डिफाइन है वो किया जाएगा। कन्फिस्केट आर्टिकल्स, कार्ट और व्हीकल्स एंड डिस्पोज एट इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है। तो रेडियां वगैरह जो भी हैं उनको उठा लिया जाएगा और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा। सील द प्रेमिसेस, अगर कोई मतलब रेडी वगैरह उठा लीजिए, कोई जगह वगैरह है या मूवेबल कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी प्रीमिसेस को सील कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट दी ऑफेंडर, ठीक है,
तो जो बंदा है उसको अरेस्ट किया जाएगा, चाहे वो बार-बार कर रहा है या रुकावटें खड़ी कर रहा है। जैसे हमने ये सारी चीज़ें ऊपर पहले भी यही चीज़ें रीड की हैं। सबमिट कंप्लेंट एंड गेट एफआईआर रजिस्टर्ड, तो शिकायत दी जाएगी और एफआईआर को रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसके बाद सबमिट रिपोर्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट कॉस्ट एंड रेंट, ठीक है। तो जो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है और जो उस पे अखराजात आते हैं, रेंट वगैरह आता है, जब से मतलब वो अगर वो कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर रहा था, तो उसका जो रेंट वगैरह बनता है उसकी कॉस्ट का एस्टीमेट किया जाएगा और इन्फोर्समेंट की कॉस्ट का एस्टीमेट किया जाएगा और डेफ़िनेटली उससे वो रिकवर करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाता है हियरिंग ऑफिसर में डिस्पोज़ कन्फिस्केटेड आइटम्स, ठीक है। डिस डिसाइड सील्ड प्रीमिसेस एंड डिटरमिन इन्फोर्समेंट कॉस्ट एंड रेंट, ठीक है। हियरिंग ऑफिसर साहब जो हैं वो ज़ब्तशुदा चीज़ों का जो है वो उनकी ऑक्शन भी कर सकते हैं अखराजात को रिकवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट शैल बी पेएबल बाय इल्लीगल ऑक्यूपायर एंड रिकवरेबल थ्रू ऑक्शन एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो जो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है वो जो है वो जिसने इल्लीगली जगह पे कब्ज़ा किया हुआ था उससे रिकवर की जाएगी, और अगर उससे उसके पास वो कॉस्ट नहीं होती तो उसकी जो है वो ऑक्शन की जाएगी चीज़ों की एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, उससे वो फाइन जो है वो रिकवर किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट रिगार्डिंग मूवेबल इंक्रोचमेंट टू एसडीईओ। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो मूवेबल इंक्रोचमेंट से रिलेटेड जो डेली की रिपोर्टिंग है वो एसडीईओ साहब को डेली बेसिस पे करेंगे। उसके उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 39 है। इससे पहले जो है वो हमने मूवेबल इंक्रोचमेंट के बारे में पढ़ा था। अब जो है वो प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 38 जो था वो टोटली था इमूवेबल इंक्रोचमेंट के बारे में। अब सेक्शन 39 जो है वो इमूवेबल इंक्रोचमेंट के बारे में है। इसमें जो अब हमारे पास है वो है ऑन मोशन कंप्लेन डिपार्टमेंटल रेफरेंस विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन ऑफ competent authority. The enforcement officer shall inspect the site, take stance of concerned person and submit report to the hearing officer if removal is required under the law. इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब कार्रवाई करेंगे, ठीक है। शिकायत पर महकमे की तरफ से अगर कोई रेफरेंस आता है, विसल ब्लोअर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है या अथॉरिटी की हदायत पर उन्होंने किसी जगह का नोटिस लिया, वहाँ पे उन्होंने जाके उसका मुआयना किया और अगर कोई तजावज़ात जो है वो गैर कानूनी हुई हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि वो हियरिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। मूवेबल इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद जो हियरिंग ऑफिसर साहब हैं वो क्या करेंगे, द हियरिंग ऑफिसर शैल कंडक्ट हियरिंग एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और रूल्स, ठीक है। हियरिंग ऑफिसर दोनों पार्टीज़ को बुला लेंगे और हियरिंग करेंगे, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब को भी और इनको जिनके खिलाफ वो रेफरेंस है या अगर किसी ने रेफरेंस दिया है तो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद आफ्टर hearing, if satisfied, the hearing officer shall issue the written removal order स्पेसिफाइंग टाइम पीरियड एंड मैनर ऑफ रिमूवल, ठीक है। तो समात के दौरान अगर हेयरिंग ऑफिसर साहब को यकीन आ गया कि ये जो मतलब कब्ज़ा हुआ है तो इसको हटाना ज़रूरी है, तो वो क्या करेंगे, ऑर्डर इशू कर देंगे और उनको टाइम डिफाइन कर देंगे कि इतने इतने टाइम के अंदर आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। द रिमूवल ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अपॉन द इलीगल ऑक्यूपायर एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, ठीक है। तो हुक्म जो रिमूवल ऑर्डर है वो जो इल्लीगल ऑक्यूपायर था उसको सर्व कर दिया जाएगा कि आपने इस टाइम के अंदर रह के अपनी चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करना है, इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट है इन इन्फोर्समेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो ऊपर भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अब अगेन से वही है कि अगर पहले हमने मूवेबल के लिए पढ़ा था कि अगर वो इन्फोर्समेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम क्या होगी, अब इमूवेबल के लिए कि इन्फोर्समेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम क्या होगी। सेम वही चीज़ें हैं कि ताकत का इस्तेमाल करते हुए आपने फिर वो हुक्म को पूरा करवाना है। उसके बाद जो है इम्पोज एंड रिकवर फाइन अंडर द एक्ट और एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। एक्ट और लॉ के मुताबिक जो फ़ाइन है वो किए जाएंगे। कन्फिस्केट आर्टिकल्स गुड्स मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। एंड डिस्पोज एट इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है। तो जैसे ऊपर था वैसे ही है, सामान मशीनरी है जो भी आपको वहाँ पे उस
एरिया में चीज़ें मिलती हैं, उनको आपने ज़ब्त करना है और इन्फोर्समेंट स्टेशन में सबमिट करवाना है। सील द प्रेमिसेस, अहाते को आपने सील कर देना है, ठीक है। अरेस्ट द ऑफेंडर, ठीक है। बंदे को आपने अरेस्ट कर लेना है और उस पे जुर्माना वग़ैरह आयद करना है, या अगर वो रुकावटें खड़ी करता है तो उनको आपने अरेस्ट करना है। उसके बाद आपने शिकायत दर्ज करनी है और एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। उसके बाद जो है, सबमिट रिपोर्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट कॉस्ट एंड रेंट बाय हियरिंग ऑफिसर। तो जो इन चीज़ों पे आपके अखराजात आएँगे, उनका तयन करके आपने जो है वो, मतलब उनका जो एस्टीमेट बना के जो है वो आपने हियरिंग ऑफिसर साहब को दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो है, हियरिंग ऑफिसर में डिस्पोज कन्फिस्केटेड आइटम्स, डिसाइड फेट ऑफ सील्ड प्रीमिसेस एंड डिटरमिन इन्फोर्समेंट कॉस्ट और रेंट। तो हियरिंग ऑफिसर साहब ने क्या करना है कि आपकी रिपोर्ट्स को देखते हुए उन्होंने क्या करना है कि वही जगह को सील करना है या नहीं करना, ऑक्शंस करनी है नहीं करनी, अखराजात का जो तयन है वो कैसे उन्होंने करना है, ठीक है। उसके बाद जो है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट शैल बी पेएबल बाय इल्लीगल ऑक्यूपायर एंड रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो वही है, सेम अगेन, कि इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट है वो इल्लीगल ऑक्यूपायर जो होगा वो पे करेगा, ठीक है। और वो अगर नहीं करता तो एज अ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू उनसे रिकवर की जाएगी। नेक्स्ट जो है, इफ ऑक्शन प्रोसीड्स आर इनसफिशिएंट बैलेंस रिकवरेबल एज एरियर्स, अगर ऑक्शन में उसका जो मशीनरी है, मटेरियल है, उसको सेल करने से वो जुर्माना पूरा नहीं होता, तो फिर एज अ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा, उसकी कोई और प्रॉपर्टी वगैरह या कोई और वे से उससे रिकवर किया जाएगा। और अगर वो चीज़ों की कॉस्ट जो है उसको बेचने से बढ़ जाती है, फ़ाइन से ऊपर जाती है, तो उसको वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 39(9) है हमारे पास, इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट रिगार्डिंग इमूवेबल इमूवेबल इंक्रोचमेंट टू द एसडीओ। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब जो हैं उन्होंने डेली बेसिस पे जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट से रिलेटेड रिपोर्टिंग है वो एसडीओ साहब को करनी है। वो मूवेबल की भी कर रहे थे और इमूवेबल की भी उन्होंने डेली बेसिस पे एसडीओ साहब को रिपोर्टिंग करनी है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 7, पब्लिक नॉइसेंस एंड इंक्रोचमेंट, ये एंड होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।